student, today we are going to discuss about application of value added method. In other words, how to solve mathematical illustration of national income by value added method. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने नेशनल इनकम से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट की जानकारी ले ली थी। आज हम उसी कंसेप्ट में से कुछ कंसेप्ट को यूज करेंगे और नेशनल इनकम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पहले क्लास में ही डिप्रिसिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और डिप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं और इसका डेफिनेशन आपको मालूम ही है। और जब हम फिक्स कैपिटल्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाते हैं तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर होता है जिससे उसका वैल्यू घट जाता है। तो उसी वैल्यू को हम लोग डिप्रिसिएशन के रूप में देखते हैं। और अन्य कारण भी हैं जैसे पैसेज ऑफ टाइम या चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड और एक्सेट्रा, जिसके कारण भी एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है तो उसे हम डिप्रिसिएशन के रूप में ले सकते हैं। हमारा यहाँ पर पर्पस है कि नेशनल इनकम में डिप्रिसिएशन का हम किस लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात इससे हम कैसी समस्या का समाधान करते हैं। तो डिप्रिसिएशन से जनरली हम लोग जो समस्या नेशनल इनकम में है कि ग्रॉस और नेट से जो संबंधित है समस्या, उसके समाधान के लिए ही हम डिप्रिसिएशन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमें ग्रॉस से नेट की ओर जाना होता है और नेट से ग्रॉस की ओर आना होता है। तो इस तरह के समस्या का समाधान हम डिप्रिसिएशन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन हम एग्जाम्पल के आधार पर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि लेटर सपोज यहाँ पर हम जीडीपी और एनडीपी लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनडीपी का क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर हमें जीडीपी से अगर हम एनडीपी की ओर आएंगे तो जीडीपी में हमें क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन को माइनस कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही डिप्रिसिएशन को जीडीपी से हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। अब अगर हमें एनडीपी से जीडीपी जाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिप्रिसिएशन को एनडीपी में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे डिप्रिसिएशन को एनडीपी में, तो हमें क्या मिल जाएगा? जीडीपी। उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर जीएनपी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर भी अगर हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट की ओर आना है तो हम किसको याद करेंगे? डिप्रिसिएशन को। और जीएनपी में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिए तो हमें एनएनपी प्राप्त हो गया। अब अगर हमें एनएनपी से जीएनपी जाना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एनएनपी में डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? जीएनपी। तो इस तरह से आपने देखा कि डिप्रिसिएशन का नेशनल इनकम में प्रयोग ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस जाने के लिए हम लोग करते हैं। एनआईटी आप सब जानते हैं कि एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स
और इकोनॉमिक सब्सिडी के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि इसका क्या यूज है। तो हम जानते ही हैं कि हम नेशनल इनकम को दो तरह के प्राइसेस पर गणना करते हैं, एक तो मार्केट प्राइस और दूसरा फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए या इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हम NIT के माध्यम से दूर करते हैं। लेट अस सपोज कि अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में मान लीजिए GDP मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है और यहाँ पर GDP फैक्टर कॉस्ट है। तो मान लीजिए कि अगर हमें GDP मार्केट प्राइस से GDP फैक्टर कॉस्ट आना है तो हम क्या करेंगे, GDP मार्केट प्राइस में से हम घटा देंगे NIT को। तो जैसे ही घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, GDP फैक्टर कॉस्ट। उसी तरह से अगर हमें GDP फैक्टर कॉस्ट से GDP मार्केट प्राइस आना है तो क्या करेंगे, GDP फैक्टर कॉस्ट में NIT को हम जोड़ देंगे। NIT को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, GDP मार्केट प्राइस। एक और उदाहरण देखें। हम जानते हैं NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और NDP फैक्टर कॉस्ट। तो अगर NDP मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट की ओर आना है तो क्या करेंगे, हम NIT को माइनस कर देंगे NDP मार्केट प्राइस में और हमें क्या मिल जाएगा, NDP फैक्टर कॉस्ट। और अगर हमें क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमें NDP फैक्टर कॉस्ट से NDP मार्केट प्राइस की ओर जाना होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, NDP फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा NDP मार्केट प्राइस। और उदाहरण लें, मान लीजिए कि हमारे पास GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में है और GNP फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर भी अगर हमें GNP मार्केट प्राइस से GNP फैक्टर कॉस्ट आना है तो क्या करेंगे, GNP मार्केट प्राइस में NIT को घटा देंगे और हमें GNP फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम GNP फैक्टर कॉस्ट से GNP मार्केट प्राइस आएंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, GNP फैक्टर कॉस्ट में NIT को ऐड कर देंगे। क्लियर। एक और उदाहरण लें। यहाँ पे NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP मार्केट प्राइस और NNP फैक्टर कॉस्ट। फिर देखिए NNP मार्केट प्राइस से NNP फैक्टर कॉस्ट आना है तो क्या करेंगे, NIT को माइनस करेंगे और NNP फैक्टर कॉस्ट से NNP मार्केट प्राइस जाना है तो क्या करेंगे, NIT को NNP फैक्टर कॉस्ट में जोड़। तो इस तरह से आपने देखा कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से संबंधित समस्या का समाधान हम NIT के मदद से करते हैं। बच्चों, जब कभी भी आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको NDP फैक्टर कॉस्ट निकालना है। और जब आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब हुआ कि आपको NNP फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है।
ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद तो आपको सारी चीज़ें ऐसे ही लिखा हुआ होगा कि कभी कभी जीएनपी मार्केट प्राइस निकालो, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालो, या जीडीपी मार्केट प्राइस निकालो, या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसका क्या यूज है? नेट फैक्टर इनकम जनरली क्या होता है, बराबर फैक्टर इनकम ऑन फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। ये आपने पहले ही जान चुके हैं, हम इसके यूज जानते हैं। तो इसका यूज जनरली हम लोग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जैसी समस्या, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्या का अगर समाधान करना है, अर्थात कभी कभी हमें घरेलू आय से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय से घरेलू आय आना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमें जीडीपी जो कि घरेलू आय है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी जो कि राष्ट्रीय आय का प्रतीक है, तो ग्रॉस फॉर्म में, तो अगर हमें जीडीपी से जीएनपी अगर आना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जीडीपी में एन एफ आई ए को जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज को जोड़ देंगे, और अगर हमें जीएनपी से, अगर हमें जीएनपी से जीडीपी जाना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। उसी तरह से हमें अगर मान लीजिए एनडीपी है और यहाँ पे एनएनपी है, तो यहाँ अगर हमें एनडीपी से एनएनपी की ओर आना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे एन एफ आई ए को, और अगर हमें एनएनपी से एनडीपी आना है, तो हम क्या करेंगे, एनएनपी में से माइनस कर देंगे एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमें ग्रॉस और नेट से संबंधित, ग्रॉस का मतलब सकल और नेट का मतलब शुद्ध से संबंधित अगर समस्या है, तो हम डिप्रिसिएशन को याद करेंगे और उसके माध्यम से हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे। अगर हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से संबंधित अगर समस्या है, तो हम एनआईटी को याद करेंगे और उसके माध्यम से समस्या का समाधान करेंगे। और अगर हमारे पास अगर घरेलू इनकम और नेशनल इनकम से समस्या है, तो इसके समाधान के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को याद करेंगे। तो इस तरह से आपने डिप्रिसिएशन, एनआईटी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के व्यवहार को देखा। अब हम इस सब का मैथमेटिकल देखने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल प्रयोग, और उसमें खासकर वैल्यू एडेड मेथड। अब आप यहाँ पर देखिए, एक सवाल है और सवाल में दिया है कि फाइंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या दिया हुआ है, जीडीपी मार्केट प्राइस
हमें मालूम है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, कैपिटल लॉस दे रखा है, लेकिन कैपिटल लॉस को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। एक्साइज ड्यूटी दिया है, और एक्साइज ड्यूटी किसका उदाहरण है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का दिया हुआ है। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन के सहायता से अब हम लोग एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को पता करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हम इसे ऐसे निकालेंगे, एन पी फैक्टर कॉस्ट बराबर, हमें क्या दे रखा है? पहला जी डी पी मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो अब हम जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या क्या जोड़ेंगे और क्या क्या घटाएंगे कि हमें क्या मिल जाए? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। चलिए, तो हम पहले इसमें से डिप्रीसिएशन को घटाएंगे। तो डिप्रीसिएशन को जैसे ही घटाए तो अब ये क्या बन गया? एनडीपी मार्केट प्राइस। और इसमें से हम एनआईटी को घटा देते हैं, तो अब ये बन गया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब क्या करेंगे? इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अब हम सबका वैल्यू देने की कोशिश करें। तो जीडीपी मार्केट प्राइस कितना है? 50,000। डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन निकाला जा सकता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर को ही हम क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन कहेंगे। तो यहाँ 10,000 में से 8,000 जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2,000, और ये 2,000 ही यहाँ पर क्या हो गया? ये डिप्रिसिएशन हो गया। जहाँ तक एनआईटी की बात है, तो ये माइनस एनआईटी का है। तो एनआईटी में कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक सब्सिडी नहीं दिख रहा है, तो हम जीरो मान लेंगे इकोनॉमिक सब्सिडी को। और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में एक्साइज ड्यूटी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो यहाँ पर हुआ, एक्साइज ड्यूटी वही अभी क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी, तो इकोनॉमिक सब्सिडी जीरो, सो इनडायरेक्ट टैक्स इज जस्ट अ एनआईटी। ठीक है, तो एनआईटी के रूप में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4,000। जहाँ तक एनएफआईए की बात है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसे हम क्या मान लेंगे? जीरो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो गया? 50,000 50,000 माइनस 6,000, ये अल्टीमेटली क्या हो गया? ₹44,000। ये आंसर हो गया, अर्थात यहाँ पर नेशनल इनकम 44,000 के बराबर है। ओके, एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टैंड? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है? फाइंड डोमेस्टिक इनकम, और हमें क्या दे रखा है? जीएनपी मार्केट प्राइस दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको मालूम यहाँ पर है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसे आप डिप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 5,000 दे रखा है। नेट एक्सपोर्ट्स भी 5,000 दे रखा है, लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स को अलग से हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी जीएनपी मार्केट प्राइस में शामिल पहले से है। फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें दे रखा है, और यहाँ पर देख रहे हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, तो उसको हम जीरो मान लेंगे। तो ये जनरली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो डोमेस्टिक इनकम में हमने पहले बताया, इसका क्या मतलब हो गया कि हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को फाइंड आउट करना है,
जबकि हमें क्या दे है, यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है GNP मार्केट प्राइस। तो GNP मार्केट प्राइस में अब हम क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे कि हमें NDP फैक्टर कॉस्ट मिल जाए। तो चलिए NDP मतलब नेट से है, तो पहले हम ये ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को घटाने की कोशिश करें। तो डिप्रिसिएशन को जैसे ही घटा दिए तो अब ये क्या बन गया, NNP मार्केट प्राइस। NNP मार्केट प्राइस में से अब हम क्या करें, NIT को घटा दें, तो क्या बन गया, ये NNP फैक्टर कॉस्ट बन गया। अब हमें इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को घटा देंगे तो हमें NDP फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ओके, अब हम सबका वैल्यू पुट करें। ये कितने हैं, 1,20,000। डिप्रिसिएशन यहाँ पर 5,000। NIT यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, इकोनॉमिक सब्सिडी नहीं है, तो हम इसी को ही क्या मान लेंगे, NIT मान लेंगे। और ये कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितने के बराबर हुआ, 3,000 के। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1,20,000 माइनस 25 3 28, 28,000 इक्वल टू ₹0,000। 10 में से 8 गया, 2, ये 1 हो गया, 11 में से 2 गया, 9। तो 92,000 इसका आंसर हुआ। तो NDP 92,000। ओके, कोई प्रॉब्लम, नो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अब इस प्रॉब्लम पर आप ध्यान दें। इस प्रॉब्लम में हमें देख रहे हैं कि क्या करना पड़ रहा है, क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए के द्वारा जो वैल्यू एडेड हुआ है उसको निकालना है, एंड बी के द्वारा भी, तो इसको हमें निकालना है। और आप ये डायरेक्ट वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है, और वैल्यू एडेड मेथड में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जानकारी होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम जैसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटाते हैं तो हमें वैल्यू एडेड प्राप्त होता है। क्लियर है? तो अब हम देखें कि इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए कि परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम एब्रोड, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो हम अब निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या निकालना है, पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इक्वल टू अब ये देखिए परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम एब्रोड, तो यह माइनस होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में। तो हम इसमें माइनस इसका फर्स्ट आइटम, आगे बढ़िए। यहाँ पर सेल्स बाय फर्म बी है, तो इससे कोई मतलब नहीं ए के लिए। यहाँ पर है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम बी, तो ये भी माइनस होगा, तीसरा आइटम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में। ये तीसरा आइटम हो गया। आगे बढ़ें, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, तो ये जोड़ेंगे, यह ऑपरेटिंग सरप्लस
ये जो है जोड़ेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट के रूप में, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट के रूप में। और ये कौन सा आइटम है? चौथा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। ये तो इंटरनल था सेल्स, और ये एक्सटर्नल सेल्स डोमेस्टिक टेरिटोरी से बाहर, तो इसको भी शामिल करेंगे। और ये कौन सा आइटम है? पांचवा आइटम, तो इसको भी हम जोड़ेंगे सेल्स के रूप में। नाउ एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पर माइनस में होगा, तो चेंज इन स्टॉक माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस हम क्या करेंगे 6। आगे बढ़ें। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये बी से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट है परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। ठीक है, तो हमने टोटल सेल लिख दिए हैं, इसलिए अलग से इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सबका वैल्यू दे दें तो क्या होगा? माइनस पहला कितना है 60 के बराबर, माइनस तीसरा कितने के बराबर है 100 के बराबर, प्लस चौथा कितने के बराबर है 220, 220, पाँचवा कितने के बराबर है 60 प्लस 60, और छठा कितने के बराबर है 20, तो माइनस 20। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस प्लस को कर लेते हैं, माइनस माइनस को, तो प्लस देखिए 220 और 60 कितने हो गए 280, और माइनस माइनस तो कितना हो गया 160 और 20 180, तो माइनस 180। सो रिजल्ट क्या हो गया ₹100। ये हो गया फर्म ए का वैल्यू एडेड। एक आंसर निकल गया फर्म ए के लिए। अब हम लोग फर्म बी का भी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो फर्म बी का वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, तो ये क्या होगा बराबर, अब देखिए परचेज बाय फर्म ए, तो ये से संबंधित है सेल्स बाय बी, तो बी का ये सेल्स है टोटल सेल्स, तो ये जुटेगा क्योंकि यह वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है बी का। अब क्या है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो वो तो बी के लिए है, ए के लिए है। डोमेस्टिक सेल्स ये ए से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट भी ए से है। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग फर्म ए का है, इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, बी का ये है चेंज इन स्टॉक, और यहाँ पर चेंज इन स्टॉक चूँकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है तो यह प्लस में होगा। और यह कौन सा आइटम हुआ प्लस आपका 7वां आइटम है, तो 7वां आइटम को जोड़ दीजिए। अब आप 8वां पर ध्यान दीजिए परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, तो यह इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में बी का होगा जो हमें माइनस करना होगा। और ये कौन सा आइटम हो गया 8वां आइटम। एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू, सेकेंड आइटम का वैल्यू कितना है 180 के बराबर, प्लस ये कौन सा आइटम है 7वां, इसका वैल्यू कितने हैं 30,
और ये माइनस करना है 8वां, जिसका वैल्यू कितने बराबर है 100। तो अब ये बराबर क्या हुआ, ये 210 माइनस 100, तो रिजल्ट क्या निकला, ₹110। ये आंसर हो गया सेकेंड आंसर बी के लिए। तो इस तरह से हमने वैल्यू एडेड ए का और बी का करने का मतलब यह जो इन्फॉर्मेशन है, यह ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसमें केवल 2 ही फर्म हैं और ये दोनों फर्म का अलग अलग वैल्यू एडेड हुआ। और जैसे इन दोनों फर्म के हम वैल्यू एडेड को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यह ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसे हम जीडीपी मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। ओके, इस तरह से आपने ये सवाल देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इससे रिलेटेड अगर कोई अन्य सवालें आती है तो उसे भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें, वो क्या है। अब ये देखिए सवाल इसमें हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ज्ञात करना है। ओके, और ये सब आपका इंफॉर्मेशन है, डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेल्स, नेट चेंज इन स्टॉक है, एक्सपोर्ट्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दिया हुआ है, आसानी से बनेगा। अब हम यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बराबर, देखिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन से अपने को कोई लेना नहीं है क्योंकि ग्रॉस में है, नेट निकालना होता तो डिप्रिसिएशन का यूज करते। डोमेस्टिक सेल, यह डोमेस्टिक सेल है, ये जुटेगा और ये आइटम हो गया आपका दूसरा। अब नेट चेंज इन स्टॉक, तो स्टॉक भी जुटता है तो यहाँ पर जोड़ेंगे और ये हो गया आपका प्लस। तीसरा आइटम एक्सपोर्ट्स, चूँकि ये डोमेस्टिक सेल था तो यह भी एक प्रकार का सेल है जो कि घरेलू सीमा से बाहर हो रहा है, तो इसे भी हम शामिल करेंगे। और यह हो गया आपका आइटम नंबर, इसको भी जोड़ेंगे और ये आइटम हो गया आपका 4। लास्ट पर विचार करें, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो यह इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और ये आइटम हो गया आपका 5। अब हम सबका वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, सेकेंड का वैल्यू कितना है 200 प्लस थर्ड का वैल्यू कितनी है, तो थर्ड में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थर्ड में क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस कितने के बराबर 10 और चौथा को प्लस करेंगे, यह भी 10 के बराबर है और पांचवा को माइनस करेंगे और कितने के बराबर है 120 के बराबर है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें, प्लस प्लस पार्ट करेंगे तो ये 210 हो गया माइनस 130 हो गया 10 प्लस 120। नौ अब हम क्या करें, रिजल्ट क्या हुआ, फाइनली रुपीज, इसमें से घटाएं 0 और 11 में से 11 में से 3 गया तो 8, सो ₹80 इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है ना आसान। हाँ, इसी तरह से हम लोग आसानी से केवल कंसेप्ट पर ध्यान रखना है और कंसेप्ट के अनुसार आगे कदम बढ़ाएंगे तो हम बड़ी आसानी से सवाल को बना लेंगे। अब हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल पर देखें क्या करना है। ये सवाल आप देख रहे हैं, इसमें आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है
और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने हैं और कहाँ से और कैसे निकलेगा, चूँकि यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, तो इस तरह से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बराबर, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इसी में आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब इसको जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिए तो हमें क्या बन गया, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पर हमें इसके बराबर करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, नेट है तो एक तो डिप्रिसिएशन को आप घटा देंगे ग्रॉस में से, और ये मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में बराबर करने के लिए इसमें से हम क्या करेंगे, NIT को भी माइनस करेंगे, NIT को माइनस करेंगे, ठीक है। हमें निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिखेंगे इस तरह से, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बराबर, अब क्या होगा, ये सब इधर आइटम आएंगे तो साइन बदलता जाएगा। तो हम लिखेंगे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब ये डिप्रिसिएशन भी उधर जाएगा तो वो भी प्लस हो जाए, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस डिप्रिसिएशन, और ये भी उस साइड जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस NIT, क्लियर। अब जब हम इस माइनस को साइन को हटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, इधर भी साइन बदल जाएंगे। सो नाउ हम ऊपर ओमिट करें, चलो यहाँ पर लिखते हैं। सो देयरफॉर इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एडेड, वैल्यू नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर हम माइनस साइन हटा रहे हैं, तो ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, प्लस, अब डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस, और NIT भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? हम इसे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी आपको समझाना है, इसलिए मैं पूरे को तोड़ करके अब आप सबका वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 80 प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 माइनस डिप्रिसिएशन और माइनस 20 माइनस NIT। तो NIT हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स से यहाँ पर कितने हैं 15 और इकोनॉमिक सब्सिडी 5 है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 10, तो NIT कितने के बराबर होगा 10 के, तो माइनस 10। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस प्लस हिस्सा यहाँ पर हम ले लें, ये 200 हुआ और माइनस को जोड़ें 110 हो गया, 110। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा 90 रुपीज, 90 लाख। ये आंसर। ओके, इस तरह से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन आसानी से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हम आगे के सवाल पर बढ़ें। अब यहाँ पर आपको सेल्स को निकालना है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे सेल्स निकालने हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन में हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक। फिर हम लोग ऐसे ही आपको जानने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक ही बार में लिखेंगे नेट फैक्टर, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर दिया हुआ है, नेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बराबर सेल्स निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक
change in stock, change in stock, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डिप्रिसिएशन माइनस NIT। ठीक है, तो अब सेल्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सेल्स बराबर अब क्या होगा, ये जितने भी आइटम है सब इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये चेंज इन स्टॉक इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये भी इधर प्लस हो जाएगा, प्लस डिप्रिसिएशन और प्लस NIT। ठीक है, अब हम सबका वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, बराबर, तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ये 300 है, उसके बाद चेंज इन स्टॉक माइनस में है और यहाँ घटाना भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 50। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस करना है और ये हो गया प्लस 200। डिप्रिसिएशन यहाँ पे जोड़ना है और ये 30 के बराबर है, 30 के बराबर, और NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही हम मान लेंगे क्योंकि सब्सिडी नहीं है, तो इसको जोड़ना है और ये आपका कितना है 20। अब आप सबको जोड़ेंगे तो ये बराबर कितने के हो जाएंगे, 300, 350, 550, 580 और 20, तो रुपीज ये 600 लाख, ये सेल हो गया, ये आंसर। ओके, इस तरह से हम सेल्स निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नो। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा relating to a firm calculate its net value added at factor cost। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और इसमें ये सब आइटम्स आपको दिए हुए हैं, तो हम चलें बना लें। अब तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं।
तो देखिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बराबर, तो आप देखिए यहाँ पर नेट है, फैक्टर कॉस्ट है, तो सब्सिडीज का प्रयोग होगा, और सब्सिडीज का जो प्रयोग होगा तो हम इसमें NIT को घटाएंगे, क्योंकि वैल्यू एडेड हमेशा मार्केट प्राइस में है और हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो घटाएंगे। तो हमें NIT कैसे निकालेंगे, तो हमें ये भी चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स देखिए इसमें है, कहीं नहीं नज़र आ रही है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हम निकालेंगे। तो क्या होता है, NIT निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा NIT, तो और NIT को माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, इसमें फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो ये हम मान लीजिए सेल्स दे देते हैं, सेल्स प्लस सेल्स प्लस change in stock, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसमें से हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस NIT को माइनस करेंगे। अब हम क्या करें, तो सेल्स आपको दिया रखा है और ये कितने हैं 800 के बराबर, प्लस चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 20 माइनस 50 तो माइनस 30, तो चेंज इन स्टॉक क्या होगा -30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर -30, उसके बाद माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज है -500, उसके बाद डिप्रिसिएशन माइनस करना है, और डिप्रिसिएशन -30, और डिप्रिसिएशन को हम यहाँ पर माइनस करेंगे, और यहाँ पर NIT भी माइनस होगा, और आपको NIT यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर NIT क्या होगा -40 के बराबर होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, तो उसको जीरो मानेंगे, जीरो में से सब्सिडी को घटाएंगे, तो यह -40 होगा NIT, तो माइनस ये हो गया, और इसको घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +40 हो जाएगा, सो +40। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे, 800 और 40, तो ये 840 प्लस का हिस्सा हो गया, माइनस 530 560, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 0, 14 में से 6 गया 8, और ये बच गया 7 में से 5 गया 2, तो 280 रुपये
280 ये आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोगों ने कई एग्जाम्पल के द्वारा कई सवाल को देखे और हमारे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? धन्यवाद।